जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आकाश तोमर और आप देख रहे हैं तोमर शो। 2022 में जब रसिया और यूक्रेन की वार शुरू हुई तो पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आ गया। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगे, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। इंडिया ने रसिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया। यह खबर सुनते ही आम हिंदुस्तानी के दिमाग में एक ही सवाल आया था, अगर देश में सस्ता तेल आ रहा है तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल का दाम कम क्यों नहीं हो रहा? ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? इस सवाल का जवाब आज के किसी जियोपॉलिटिकल डिसीजन में नहीं, बल्कि आज से लगभग 15 साल पहले लिए गए एक बड़े फाइनेंशियल डिसीजन में छुपा है। एक ऐसा डिसीजन जिसने इंडिया इकोनॉमी को सालों तक असर किया। आज के इस वीडियो में हम बिना किसी पॉलिटिकल बाइस के पूरे डाटा और फैक्ट्स के साथ समझेंगे इंडिया की फ्यूल इकोनॉमिक्स का पूरा सच। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कहानी शुरू होती है यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान। 2004 से 2014 के बीच ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल बेहद महंगा हो गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 140 पर बैरल डॉलर क्रॉस कर गई थी। अगर यूपीए गवर्नमेंट उस वक्त इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक पेट्रोल के दाम बढ़ाती तो देश में भयानक इन्फ्लेशन आ सकती थी। आम जनता को इस झटके से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल में रखा, लेकिन इसका मतलब ये था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भारी नुकसान हो रहा था। अब इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने कैश देने की बजाय एक स्मार्ट शॉर्टकट निकाला, ऑयल बॉन्ड्स। गवर्नमेंट ने ऑयल कंपनीज को एश्योरेंस दी, आप अभी कम दाम पर तेल बेचो, जो नुकसान हो रहा है उसके बदले हम आपको ये बॉन्ड्स दे रहे हैं। इसका पैसा सरकार आने वाले 10 से 15 सालों में इंटरेस्ट के साथ चुकाएगी। यूपीए गवर्नमेंट ने 2005 से 2010 के बीच लगभग 1.48 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड इशू किए। अब इस पॉलिसी पर दो अलग विचारधाराएं हैं। पहली, कांग्रेस पार्टी और उसके सपोर्टर्स का मानना है कि उस दौरान ये कदम जरूरी था। अगर सरकार ऐसे ही नहीं करती तो आम जनता पर महंगाई का इतना बोझ पड़ता कि देश की ग्रोथ रुक सकती थी। वहीं बीजेपी और कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि यह सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ था, जिसने असल प्रॉब्लम को अगले कुछ सालों के लिए पोस्टपोन कर दिया था। एक तरह से उस वक्त की सरकार ने तेल के बिल को फ्यूचर के टैक्स पेयर पर शिफ्ट कर दिया था और सब्सिडी का रियल बर्डन फिस्कल डेफिसिट से छुपा दिया था। 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई तो उन्हें लेगेसी में मिले पुराने ऑयल बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स अलग अलग सालों में मैच्योर हो रहे थे और इनका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट चुकाना मोदी गवर्नमेंट को था। पार्लियामेंट में दी गई ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से 2026 के बीच सरकार ने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर लगभग 2.36 लाख करोड़ चुकाए हैं और मार्च 2026 में आखिरी दो बॉन्ड्स मैच्योर होने के साथ ही अब यह सारा बॉन्ड्स की पेमेंट हो चुकी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा इकोनॉमिकल ट्विस्ट है। मोदी गवर्नमेंट ने फ्यूल प्राइसेस को फुली डिरेगुलेट कर दिया था, यानी मार्केट के ऊपर छोड़ दिया। गवर्नमेंट का तर्क था कि उन्हें ऑयल बॉन्ड्स चुकाने हैं और नेशन बिल्डिंग, हाईवेज, वेलफेयर स्कीम एक्सेट्रा के लिए कैपिटल चाहिए। वहीं अपोजिशन ने इसे टैक्स टेररिज्म का नाम दिया। अब आते हैं साल 2022 पर। रसिया यूक्रेन वार के बाद वेस्टर्न नेशन ने रसिया पर कड़े सैंक्शन लगा दिए। रसिया का यूरोप ऑयल मार्केट बंद हो गया। ऐसे में रसिया ने अपने क्रूड ऑयल डिस्काउंट पर बेचना शुरू कर दिया। यहाँ इंडिया ने एक न्यूट्रल और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक स्टांस लिया। दुनिया का दबाव के बावजूद इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट और एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी। वार से पहले इंडिया अपनी जरूरत का सिर्फ 2% क्रूड ऑयल रसिया से लेता था, लेकिन मिड 2025 तक रसिया इंडिया का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया, जिसका शेयर लगभग 40% तक पहुंच गया। तो क्या इंडिया ने इसे प्रॉफिट कमाया? इस डिस्काउंट ऑयल से सरकार को डायरेक्ट कैश प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि इंडिया ने बड़ी चालाकी से शॉक एब्जॉर्बर की तरह इसका इस्तेमाल किया। इस सस्ते तेल की वजह से इंडिया का इंपोर्ट बिल बचा, डॉलर के मुकाबले रुपीस क्रैश होने से बचा और डोमेस्टिक मार्केट में महंगाई की एक लिमिट के अंदर रही। जियोपॉलिटिकल का रियल टेस्ट तब हुआ जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान टेंशन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ब्लॉकेज की स्थिति पैदा हो गई। दुनिया भर का लगभग 20 से 30% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। जब मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से गल्फ कंट्रीज से सप्लाई कम हुई, तब इंडिया का पहले से सेटअप किया हुआ रशियन ऑयल चैनल एक लाइफ सेवर बन गया।
ग्लोबल सप्लाई क्रंच के दौरान भी इंडियन रिफाइनरीज का कंटिन्यूस क्रूड ऑयल मिलता रहा। यही वजह है कि जब बाकी दुनिया में फ्यूल सप्लाई शॉर्ट हो रही थी, इंडिया अपने बॉर्डर्स के अंदर सप्लाई चेन को मेंटेन रख पाया। लेकिन हर बार ग्लोबल क्राइसिस इंडिया को बचाएगा ऐसा नहीं है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक लंबे समय की पॉलिसी पर जोर दिया, लेस ऑयल पॉलिसी, यानी तेल पर निर्भरता कम करना। गवर्नमेंट ने टारगेट है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को प्रमोट किया जाए और सोलर एनर्जी को पुश मिल रहा है। गोल बड़ा क्लियर है, आत्मनिर्भर भारत। हम जितना कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेंगे, हमारा फॉरेक्स रिजर्व उतना ही सेफ रहेगा। इस पूरे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर इंडिया में के बजाय भारी राजनीति देखने को मिलती है। राहुल गांधी और अन्य अपोजिशन लीडर्स का लगातार सरकार पर ये आरोप रहा है कि जब पेट में क्रूड ऑयल सस्ता है या रशिया से डिस्काउंट में मिल रहा है, तो का सीधा फायदा कॉमन सिटीजन्स को क्यों नहीं मिल दिया जा रहा। उनका कहना है कि कॉर्पोरेट मार्केटिंग कंपनीज और सरकार अपना मुनाफे बढ़ा रही हैं, जबकि आम आदमी महंगाई झेल रहा है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट और उनके सपोर्टर्स का तर्क है कि उन्होंने ग्लोबल क्राइसिस के दौरान भी इंडिया में फ्यूल प्राइसेस को हाइपर इन्फ्लेट नहीं होने दिया, जैसा श्रीलंका, पाकिस्तान या कई यूरोपियन देशों में हुआ। उनका दावा है कि डिस्काउंटेड ऑयल का मुनाफा देश के फिस्कल स्टेटस को स्टेबल रखने, पुराने ऑयल बॉन्ड्स को चुकाने और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया। तो दोस्तों, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, लेकिन इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि 140 करोड़ लोगों के देश को एक्सटर्नल ग्लोबल शॉक्स से कैसे बचाएं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।